चलिए तो आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की क्लास में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बना हुआ है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इससे पहले आपको उस तीनों वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो बेहतर समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेखी का चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और अब यहाँ भी जान लेते हैं संरेखी का पता कैसे लगाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जानेंगे, संरेखी मतलब बिंदु संरेखी है या नहीं। तो हम जान लेते हैं संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी, संरेखी या संरेखी या समरेखीय अलग अलग शब्द रहता है, उसका मतलब एक ही हुआ, संरेखी या संरेख। तो संरेख का मतलब होता है जब तीन बिंदु, जैसे कि पहला बिंदु 1,5 है, दूसरा बिंदु 2,4 है और तीसरा बिंदु 3,3 है, एक ही रेखा पर स्थित हो या एक सीध रेखा में स्थित हो, ठीक है, उसे संरेखी कहते हैं। तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो तो उसे संरेखी कहते हैं। तो संरेखी पता करने के लिए हम लोग के पास तीन तरीका है, हम बारी बारी से तीनों तरीका को जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप जान चुके हैं कि संरेखी कब होता है, जब हम लोग डिस्टेंस, इसके पहले वाला वीडियो में हम एक त्रिभुज पता लगाने के लिए बताए थे, तो उसमें संरेखी का बात किया जा चुका है। आप वहाँ भी देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका है, संरेखी सबसे पहले हम बताए हैं कि तीन तरीका है, तो बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग कर, ठीक है। पहले हम पता करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग कर पता करते हैं कि यह बिंदु संरेखी है या नहीं। यहाँ लिख देते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग कर। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये चीज लिख देता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु संरेखी है, तो आप उस स्थिति में दूरी सूत्र का ही प्रयोग कीजिएगा। और जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें प्रयोग करना नहीं बोला है, तो जिस क्वेश्चन में दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करने बोलेगा उसमें आप जो आसान लगता है, हमने भी बोला कि तीन तरीका है संरेख पता करने के लिए, तो जो आपको आसान लगेगा उसका प्रयोग करके आप संरेख दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से सभी विधि को देखते हैं। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग कर देख लेते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसमें कितने बिंदु हैं, तीन बिंदु, तीनों को मान लेते हैं। पहला को मान लेते हैं ए कितना है 1,5, दूसरा को बी लिख देते हैं 2,4 और तीसरा को सी आपका है 3,3। अब यह तीनों बिंदु संरेखी पता करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले जब भी हिसाब बनाए, जिस प्रकार से बनाया जा रहा है हमेशा आप उसी प्रकार से बनाएं, इससे क्या होगा, आपको कभी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं और यहाँ पर 1,5 है, फिर बी लिखते हैं 2,4 है। ये आपका लिख देना है x1 y1 x2 y2। और सबसे पहले यहाँ पर अब जाके ए बी लिखना है, मतलब पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, ये सी देते हैं। अब बी सी निकालने के बाद हम लोग उसके बाद ए सी निकालेंगे, बारी बारी से हम सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी, तो ए बी निकालने से पहले आप इतना को लिख लीजिएगा तो आपको सुविधा होगा। तो ए बी बराबर फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए √x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, y2 का वैल्यू देख लेना आप लोगों को है 4 और y1 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 5, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, फिर √2 माइनस 1 तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा भी -1 बचेगा।
तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, अर्थात √2, अर्थात ए बी का वैल्यू आया आपका √2। अब इसी प्रकार से जब भी आप डिस्टेंस फॉर्म निकालें तो आप ए बी x1 y1 x2 y2 इतना लिख लीजिए, इससे आपको गलती नहीं होगा। दूसरा आपको BC निकालना है, तो B आपका दिया हुआ है 2,4 और C दिया हुआ है 3,3। ठीक है, इस प्रकार से आप x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए। इसके लिखने के बाद आप BC लिखिए। BC का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी सूत्र हुआ। अब यहाँ पर अंडर रूट x2 का वैल्यू यहाँ से देखिए 3, यहाँ देखिए माइनस है, हमने माइनस दे दिया। x1 का वैल्यू 2 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस दे दिए। y2 का वैल्यू 3 और माइनस तो माइनस, y1 का वैल्यू 4, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 माइनस 2 1 बचेगा और 3 माइनस 4 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहां तक में तो आपको आ जाएगा यस राइट। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या देखा, पहले AB, फिर BC और फिर उसके बाद AC। चलिए यहां सॉल्व कर देते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है ए का वैल्यू 1,5 और C का वैल्यू 3,3। चलिए यहाँ निकाल देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें देखिए, हमेशा इस प्रकार से लिखिएगा, आपको डिस्टेंस फॉर्म निकालने में मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर AC का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x2 का मान देखिए कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। x1 का मान कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, स्क्वायर तो स्क्वायर। y2 का मान कितना लिखा हुआ है, 3 माइनस y1 का वैल्यू 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अंडर रूट 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2, स्क्वायर तो स्क्वायर, और 3 में से 5 घटेगा तो -2 बचेगा। क्लियर। तो आपका यहाँ पर हो गया 4 + 4 अर्थात √8 इसका वर्गमूल 2√2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमेशा जब संरेख चेक करने की बात आए दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो आपको सबसे पहले AB, फिर BC और फिर फर्स्ट और लास्ट, यानी कि पहले आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड लास्ट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप सबसे पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। आपको याद होगा जब हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में सॉल्व किए थे कि बताएं कि त्रिभुज है या नहीं, या और कौन सा त्रिभुज है, उसमें भी हम लोग AB, BC और AC निकाले थे। जब संरेख पता करने में भी इसी प्रकार से निकाला जाता है, और उस वक्त भी हम इस बात को बता दिए थे कि संरेख कैसे पता किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर आते हैं इसके बाद, तो आपको समझ में आ गया है कि आपका वैल्यू क्या क्या आया। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास क्या क्या वैल्यू आया है। AB का वैल्यू √2, BC का वैल्यू आपका आ गया है कितना, √2, और इसका वैल्यू AC का वैल्यू 2√2 आ गया है। तो हम आगे थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं। और देखिए क्या क्या आप मान निकाल चुके, इसके अनुसार आप नीचे में लिखिएगा इसको। AB का वैल्यू आ गया है √2, BC का वैल्यू आ गया है √2 और AC का वैल्यू आ गया है 2√2। इतना वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। अगर संरेख पता करना है दूरी सूत्र का प्रयोग कर, तो आप हर स्थिति में AB, BC और AC निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें से देखना सबसे बड़ा कौन है, इसमें से देखना है सबसे बड़ा कौन है।
तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ देखिए √2 है, यहाँ √2 है, यहाँ 2√2 है, अर्थात सबसे बड़ा ये है। इसे आप अलग कर लीजिए, मतलब इसे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आप लोग का AC सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा कौन है? AC। तो AC हम अलग कर लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा AC ही बड़ा होगा, हम बता रहे हैं कि कभी BC भी बड़ा हो सकता है, AB भी बड़ा हो सकता है। जो सबसे बड़ा हो उसे आप अलग कर लीजिए, बराबर। बाकी 3 में से एक अलग कर लिए तो बचा 2। बचा कौन कौन? AB और प्लस BC, उसे जोड़ दीजिए। उसके बाद अब देखना है इसके वैल्यू को रखिए। तो AC का वैल्यू 2√2 है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा उसे अलग कर लीजिएगा, इसके बाद 2 जो बचा उसे जोड़ लेना है। अब AC का वैल्यू 2√2 है और AB का वैल्यू दिया हुआ है √2 और BC का वैल्यू दिया हुआ है √2। यहाँ 2√2 इज इक्वल टू √2 2√2, यानी कि दोनों तरफ जोड़ने के बाद बराबर आ गया। अतः यह संरेखी है। अतः संरेखी है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हम AB, BC, AC 3 बिंदु निकाल लें दूरी सूत्र का प्रयोग करके, और उसमें से जो सबसे बड़ा है उसे अलग कर देना है, बाकी 2 जो बचा उसको जोड़ना है। अगर जोड़ने के बाद जो अलग किए हैं सबसे बड़ा वाला उसके बराबर अगर मान आ जाता है तो वह संरेखी है। और इस बात को पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व हो गया, ठीक है। तो संरेखी में समझ गए कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, अतः संरेखी है। अगर यहाँ पर मान लीजिए बराबर नहीं आता, इधर आता 3√2 होता, इधर मान लीजिए 4√2 हो जाता, तो यह बराबर नहीं है, तो हम लिखते संरेखी नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब बड़ा वाला मान अलग कर दीजिए और बाकी 2 छोटे का योग जो बड़ा वाला वैल्यू है जो अलग किए थे उसके बराबर आ गया तो आपका बिंदु संरेखी है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। ये तो आपका हो गया दूरी सूत्र का प्रयोग कर हम पता कर लिए कि संरेखी है कि नहीं। सेकेंड विधि आते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग आते हैं। तो सेकेंड मेथड हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। इस प्रकार से है बाई डैश एक्स डैश और एक्स अधिकतम 5 तक गया हुआ है, इसलिए हम लोग 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5। आपको ऐसा पता है कि x तरफ पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और जो 3 बिंदु है इसमें देखिए सबसे बड़ा गया 5 तक, और कोई भी माइनस में नहीं है, हम इतना ही लिखते हैं। अगर नेगेटिव रहेगा तो हमें सारा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। और यह हमेशा जो विधि है यह हमेशा ग्राफ पेपर में बनाएंगे, यह हमेशा आपको ग्राफ पेपर में ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले x है फिर y, आपको पता है पहले x होता है फिर y होता है। x का मान 1 है और y का मान 5 है, तो x का मान 1 यहाँ हो गया और y का मान 5 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ लिखा जाएगा 1,5, ऐसे इंडिकेट देते हैं 1। उसके बाद आपका दिया हुआ है 2,4, 2 यहाँ पर दिया हुआ है और 4 आपका दिया हुआ है यहाँ पर, यह हो गया 2,4, इसे नाम देते हैं हम b। और तीसरा आपका 3,3 है, 3 आपका यहाँ x पहले हमेशा पहले x होता है फिर y होता है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है और y का मान भी 3 ही बोला गया है, तो यह हो गया c और इसे देते हैं 3,3। तीनों बिंदु को मिलाते हैं, देखिए तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, इसका मतलब हो गया कि यह बिंदु संरेखी है। अगर एक ही रेखा पर नहीं होता, कोई यहाँ होता कोई यहाँ होता तो यहाँ होता, तो हम लोग रेखा मिला नहीं पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ का उपयोग करके पता कर सकते हैं कि बिंदु संरेखी है या नहीं। लेकिन हमेशा यह ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे, और अगर ऐसे बनाना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा
कि जो डिस्टेंस हो दोनों की, सभी का डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। ग्राफ में लाइनिंग खींचा हुआ रहता है, इसमें मिस्टेक नहीं होगा। ये दूसरी विधि हो गया। तो देखिए तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गया, अतः यह संरेखी है। अतः 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेखी है, यह संरेखी हो गया। और हम बात कर रहे हैं तीसरा विधि का, थर्ड मेथड बात करते हैं। तीसरे विधि को देखते हैं। तो संरेख हम लोग पता कर रहे हैं, दो विधि हो गया। एक हम लोग पता किए दूरी सूत्र का प्रयोग करके पता किए, दूसरा ग्राफ से हम पता कर लिए, और तीसरा विधि देखते हैं, इसे बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र, यह निर्देशांक ज्यामिति में कुछ अलग होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसा नहीं करना हम लोग को है। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1/2 - 3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यह फार्मूला होता है, यानी कि इस फार्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ये इसलिए आपको यह विधि, दो बातों को ध्यान देना है। आप इस सूत्र से संरेख का भी पता लगा सकते हैं और इस सूत्र से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर तीन बिंदु इसी प्रकार से दिया हुआ रहे और उसमें कहे कि 3 बिंदु दिया गया है तो आप इसका क्षेत्रफल निकालें, तो इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। और इस सूत्र का उपयोग कर आप संरेखी का भी पता लगा सकते हैं। इसलिए यह सूत्र अपने आप में बहुत बेस्ट है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस सूत्र को हम याद कैसे करेंगे ये जानना है। तो आपको देखना है कि जो बिंदु आपका दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग x1 y1 मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 बिंदु मान लीजिए है ए। पहला हम लोग x1 y1 को से इंडिकेट करते हैं, क्लियर। दूसरा हम लोग इंडिकेट करते हैं y1 x2 y2 से इंडिकेट करते हैं, और तीसरे हम c को 3 ही बिंदु होता है x3, y3 से इंडिकेट करते हैं, क्लियर। 3 बिंदु को हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब इस सूत्र को कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि 1/2 लिख दीजिए, क्लियर। और जो बॉक्स के अंदर है उसमें बाई का स्टेप रहेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें बाई का स्टेप रहेगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें एक्स का स्टेप रहेगा। यहाँ तक आपका बात क्लियर हो गया। जो बाहर में रहेगा ब्रैकेट के वह एक्स रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वह बाई रहेगा। तो कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले इतना लिख देना है, फिर उसके बाद x1 लिखना है, ठीक है, और ब्रैकेट देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप x ब्रैकेट के बाहर x होता है और ब्रैकेट के अंदर y वाला होता है टर्म। अब यहाँ पर एक अंक देखना, आपको पता है कि इसमें कहाँ तक गया है, 1 2 3, लास्ट 3 तक गया है। तो 1 के बाद 2 होता है, याद रखना है, और 2 के बाद 3 होता है, और 3 के बाद 4 नहीं, पुनः 1 कर लेना है, क्योंकि इसमें 3 तक ही है। तो 1 2 3, मतलब 1 के बाद 2, और 2 के बाद 3, और 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, इसी प्रकार से आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि बाहर में x रखना है और ब्रैकेट के अंदर में y रखना है। तो 1 x1 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर में रखना है y, तो 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, तब y2 मान लीजिए, और 2 के बाद क्या होता है, 3, क्लियर। अब x1 लिखा गया, अब क्या लिखाएगा, x2 लिखाएगा। तो पहले आप प्लस x2 लिख दीजिए। अब 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, और ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो y हम लिखेंगे, तो y3। अब 3 के बाद क्या होता है, 1, 4 नहीं 1, ये हो गया। तो x1 लिखा गया, x2 लिखा गया, अब क्या लिखेंगे, राइट, x3 लिखेंगे, x3 लिखेंगे। अब हमें ब्रैकेट में लिखना है तो y वाला टर्म लिखेंगे। तो 3 के बाद क्या होगा, 4 नहीं, 3 के बाद 1, क्योंकि हमें यहाँ रिटर्निंग करना है। तो 3 के बाद 1, और 1 के बाद 2। एकदम सिंपल है, आप इसे फार्मूला को
रटने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले x1 लिखें, 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद 3, फिर x2 लिखें, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर x3 लिखें, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। इजी से आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। बाहर में x और ब्रैकेट के अंदर में y। चलिए तो हम पता करते हैं यहाँ पर संरेख कैसे है, ये पता करना हम लोग को है। तो संरेख पता करना है, इस बात को पता करना है कि संरेख कैसे है। तो देखिए, तो ये फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र। आपको याद हो गया होगा फार्मूला, और इससे दो फायदा होने वाला है। आप एक संरेखी पता लगा सकते हैं और दूसरा इस फार्मूले का उपयोग कर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता लगा सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ संरेखी पता लगाना है। तो पहले यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है 1,5, फिर बी दिया हुआ है 2,4, सी दिया हुआ है 3,3। यहाँ x1/1, x2/2, x3/3, ये आपका हो गया x1/1, x2/2, x3/3। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, फार्मूले पर इस मान को रख लेना। जब भी इसे आप बनाएं तो आप इस तरह से लिख लें ताकि लिखने में कहीं मिस्टेक ना हो। तो ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पर मान को हम लोग बैठाएंगे। तो पहले 1/2 लिख लेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ x1 है, x1 का मान 1 है, ब्रैकेट दे दिए हम लोग, ब्रैकेट था, बाई 2 है, बाई 2 का वैल्यू 4 है, फिर आपका यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए, फिर बाई 3 लिखा हुआ है, बाई 3 का मान 3 दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिया x2 लिखा हुआ है, x2 का वैल्यू 2 है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है बाई 3 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, फिर माइनस हमने दे दिया। उसके बाद बाई 1 का मान 5, प्लस x3 लिखा हुआ है, x3 का मान 3। उसके बाद बाई 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाद, तो बाई 1 का वैल्यू 5 माइनस बाई 2 का वैल्यू 4। इसके बाद 1/2, 1 गुने 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, प्लस 2 यहाँ पर है, 3 माइनस 5 अर्थात बच जाएगा -2, प्लस 3, 5 माइनस 4 अर्थात 1 बचेगा। अब 1/2, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -4, 3 × 1 + 3। तो आप यहाँ पर देखें 1/2 और 1 और 3 4 -4, तो 1/2 अब 4 - 4 0, इसलिए आंसर कितना आ गया 0। यानी कि जब हम इस जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल है उस पर इसकी वैल्यू को रखें तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 0। बाकी में आंसर सही है 0। तो इसका क्षेत्रफल 0 इसलिए आया, ये तीनों बिंदु जो है ये तीनों एक रेखा में है, और रेखा जब बनता है तो यह त्रिभुज का एरिया नहीं बना है। अगर तीनों बिंदु अलग अलग होता तो एक त्रिभुज बनाता, जब त्रिभुज बनाता तो कुछ न कुछ क्षेत्रफल होता, लेकिन यह बिंदु तो संरेख है, मतलब कि एक रेखा बनाता है। तो आप जानते हैं कि रेखा का क्षेत्रफल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसका आंसर 0 आ जाए तो वह बिंदु संरेखी है। अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः आपका यहाँ पर a 1,5, b 2,4 और c 3,3 संरेखी है। और अगर 0 के अलावा कोई भी अंक आ गया, कोई भी वैल्यू आ गया, 1 2 3 4 5 20 25 कुछ भी आ गया आंसर, तो वह संरेखी नहीं होगा, मतलब वह एक एरिया का निर्माण कर दिया है, तब उसका क्षेत्रफल निकल गया, इसलिए उसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो संरेखी होगा। आप यहाँ पर देखिए 3 तरीका से हम पता कर लिए कि बिंदु संरेखी है या नहीं। अब इस बात में ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये जो हम दिए हुए हैं इसका यूज कब है। इसका यूज उस वक्त आएगा जब मान लीजिए कि आप सॉल्व कर रहे हो त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्व कर रहे हो, तो इस बात को समझ लीजिए कि आपका हो गया
क्षेत्रफल सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पर मान लीजिए कि आ गया 10, क्लियर, और यहाँ पर आ गया -16, ठीक है। तो हम जब 10 से 16 घटाएंगे तो 1/2 और यहाँ पर लिख देंगे -6, ठीक है। तो 2 3 6, तो -3 बचेगा। कितना बचेगा? -3 बचेगा। और किस आप जानते हैं कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वह नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो मोड का अर्थ हो गया कि जब आप कभी भी माइनस में आंसर आए तो उसे आप प्लस में ही लिखें, इसलिए मोड दिया जाता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो 2 3 2 3 6 और क्षेत्रफल 3 आ गया, वर्गी का आंसर हो गया। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर नेगेटिव ही आ रहा है मोड के अंदर में तो उसके पॉजिटिव ले, और पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऋणात्मक में मान है तो उसे आप धनात्मक में कर दीजिए। तो यह आपको काम कब देगा? जब आप इसका सूत्र का उपयोग कीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। चलिए तो हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, 1, 7, -3, 12, 2 और 7, 21 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आप थोड़ा सा ये तो समझ गए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फार्मूला होता है, उस पर रख के हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? चतुर्भुज जिसका 4 भुजा होता है, अर्थात 4 शीर्ष होगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हाँ, सबसे पहले आप इसका फिगर बना लेंगे। फिगर क्या बनेगा? आप कौन सा आकृति तो पता नहीं है, आप जैसे मन है वैसे फिगर आप बना लीजिए। चतुर्भुज 4 भुजा में होता है। यहाँ पर a लिख दीजिए और ये पहला मान लिख दीजिए। तो 1, 1 जिस प्रकार से लिखा जा रहा है जस्ट आप भी ऐसे बनाएंगे, कहीं गलती नहीं होगा। b आप यहाँ लिख दीजिए 7, -3, यहाँ c लिख दीजिए और इतना, और यहाँ d लिख दीजिए, और यहाँ पर 7, 21। इस तरह से आपको जिस प्रकार से बैठाना है बैठा दीजिए। इस फिगर हमेशा बांध दीजिएगा। उसके बाद अपने सुविधा के लिए विकर्ण, आप जानते हैं 2 विकर्ण होता है, तो कोई भी विकर्ण खींच लीजिए। तो हम लोग इस प्रकार से एक विकर्ण खींच लेते हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप जब विकर्ण खींचते हैं तो आप देख रहे हैं 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो बारी बारी से पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट बन रहा है, ये आपका सेकेंड त्रिभुज बन रहा है। तो पहले हम फर्स्ट आते हैं। तो फर्स्ट आपका ए, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABC, जस्ट ऐसे ही लिख लीजिएगा, त्रिभुज ABC से। तो यहाँ पर देखिए ए आपका दिया हुआ है 1, 1, बी दिया हुआ है 7, -3 और सी दिया हुआ है आपका 12, 2, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर x1/1, x2/2 और x3/3 लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र जस्ट इसके पहले आप देखे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 हाफ ट्रिक बताया गया है, x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 x3/1 -/2, ये फार्मूला हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को ध्यानपूर्वक बैठा देना है। तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। बाई टू का वैल्यू दिया हुआ है -3, यहाँ देखिए माइनस है, हमने माइनस दे दिया। y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, प्लस x2 का वैल्यू 7 दिया हुआ है। y3 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। y1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, प्लस x3 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 12। फिर y1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, यहाँ माइनस तो माइनस। y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर -3, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, y1 का मान 1 दिया हुआ, क्लियर। हमने यहाँ माइनस था, माइनस दे दिया, क्लियर। y2 का मान यहाँ दिया हुआ -3,
तो माइनस यहाँ पर आएगा और माइनस पहले से यहाँ मौजूद है, अब माइनस ये थी तो माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। ये अगर यहाँ मिस्टेक भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, पहले से माइनस था और ये -3 और ये माइनस प्लस हो गया तो 1/2। अब यहाँ पर -3 और -2 तो 1 इंटू यहाँ हो गया -5 +7 यहाँ हो गया 1 और +12 और 1 3 4। अब यहाँ पर 1/2 यहाँ पर बचा -5 +7 और 12 चौका 48। उसके बाद यहाँ पर घट जाएगा 1/2 यहाँ बचेगा 2 + 48 = 1/2 48 और 2 50 और 2 से जब इसको कर देंगे तो 25 अतः 25 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसका एक एरिया का है। अगर आपका यह 3 बिंदु दिया हुआ रहता और केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता तो आपका आंसर हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। हम एक पार्ट्स का निकालें पहला, अब दूसरा पार्ट्स भी निकालना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए और CD से, ACD से। तो ACD में देखते हैं, सबसे पहले इसमें A का वैल्यू लिखते हैं। A का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 1,1। फिर C का वैल्यू लिखते हैं 12,2। उसके बाद D का वैल्यू लिखते हैं। D का वैल्यू दिया हुआ है 7,21। 7,21 दिया हुआ है। अब यहाँ मान हम लेते हैं x1/1 x2/2 x3/3। क्लियर। और हम लोग इसकी सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2 और y3 -/1 प्लस x3/1 -/2। ये फार्मूला हुआ। अब फार्मूला को लिख लेंगे, यही फार्मूला लिखा गया है उधर भी। अब उसके बाद 1/2 और यहाँ पर x1 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। बाई टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। माइनस यहाँ है, हमने माइनस दे दिया। बाई थ्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 तो नहीं, यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया है। डी का वैल्यू 7 कम नहीं, सही है 21 दिया हुआ है। क्लियर। प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है x2 का वैल्यू दिया हुआ है 12। बाई 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाई 3 का वैल्यू दिया हुआ है 21 माइनस बाई 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाई 1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 और उसके बाद बाई 1 माइनस बाई 1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और माइनस बाई 2 का वैल्यू दिया हुआ है 2। आप यहां तक समझ लेंगे 1 - 2 दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो 1/2 यहाँ पर 1 है, ये घटेगा तो बच जाएगा 19 -19 बचेगा। और यहाँ पर 21 में से 1 घटेगा, यहाँ पर 12 × 20 और यहाँ पर +7, यहाँ पर बच जाएगा -1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 1/2 यहाँ बच गया -19 और यहाँ बच गया 240 और यहाँ बच गया -7। ठीक है।
उसके बाद 1/2, यहाँ 7 और 19 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा -26 और प्लस 240। ठीक है, -26 प्लस 240 और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, दिखाई इधर मिटा देते हैं। आपको पता हो गया कि ABC का एरिया आ गया है इतना, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1/2 और यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए तो आपका बच जाएगा 4 और यहाँ 3 में से 2 घट जाएगा तो बच जाएगा 1 और यहाँ पर 2। इससे काटेंगे तो हो जाएगा 1 और 0 7, मतलब 107 वर्ग इकाई। ये एरिया इसका आ गया और ABC का एरिया नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ देखना है ABC का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है 25 और प्लस ACD का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है 107। जोड़ दीजिए तो 7 और 5 12, 2 1 3, 132 वर्ग इकाई। यह आपका आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी इसमें सिंपल है, आपको करना क्या होता है, इसे एक विकर्ण खींचना होता है, 2 त्रिभुज में बढ़ जाता है, बारी बारी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। इस क्वेश्चन को बताने से आपको 2 फायदा हो गया, आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, k का मान बताएं। और इस क्वेश्चन में k का वैल्यू पूछ रहा है, जिसके लिए बिंदुओं दिया हुआ है, बिंदुएं दिया हुआ है 7, -2, 5, 1 और 3, के। क्लियर, के संरेखी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना, सबसे बड़ी बात होता है क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर क्या है, संरेखी है, इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में यह बता रहा है कि बिंदुएं संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है जो तीनों बिंदुएं हैं एक ही रेखा पर स्थित। ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि संरेखी इसमें निकालना है। निकालना क्या है, तो के निकालना है। तो सबसे पहली बात होता है कि क्वेश्चन को समझना होता है। और यहाँ पर कभी कभी समरेखीय बोलता है, संरेख बोलता है, एक रैखिक बोलता है, सब ही बात बराबर हुई। तो यहाँ आइए, तो इसमें के का मान पूछ रहा है जबकि संरेखी है, यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या कि बिंदु लिखने का पता नहीं है, बस संरेखी है। तो आपको पता है कि जब बिंदु संरेखी होता है, इसका पता लगाने का तो 3 तरीका है। पहला आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके पता लगाते हैं, दूसरा ग्राफ का उपयोग करके पता लगाते हैं और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का उपयोग करके पता लगाते हैं। इसमें सबसे आसान ग्राफ विधि होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल से पता कैसे चलता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो पता लगता है कि बिंदु संरेखी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि के का मान निकालने के लिए हम इसमें से किसका उपयोग करें जो आपको सबसे आसान होगा। तो इसमें आप दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी होगा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र का उपयोग करके, क्योंकि संरेखी है। तो हम जान चुके हैं जब बिंदु संरेखी है त्रिभुज का एरिया 0 होगा, यह अब कन्फर्म है। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र ये क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर, और यहाँ पर x1/2 - 3 प्लस x2 और 3
माइनस y1, आपको पता है 1 2 3 2 3 1, फिर x3 3 तो y1 माइनस y2, ये फार्मूला हो गया। और यहाँ पर बिंदु संरेखी है, तो आपको पता होता है कि जब बिंदु संरेखी होता है, एक ही रेखा पर होता है बिंदुएं, तो यह एरिया का निर्माण नहीं करता है, अतः इसका क्षेत्रफल नहीं निकलता है, इसका क्षेत्रफल 0 होता है। तो जब यह संरेखित दिया हुआ है, इसका मतलब है यह 0 है। आ गया प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ऐसा प्रश्न में तो कहीं नहीं बोल रहा है। तो इसी बात से कहा जा सकता है कि पहले क्वेश्चन को समझें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न से मतलब प्रश्न में यह कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, लेकिन ऐसी बात तो प्रश्न में कह नहीं रहा है। तो उसमें समझना क्या है कि देखिए जब संरेखी लिख रहा है, इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा पहले क्या है, आप जब भी हिसाब बनाए तो इस बात को ध्यान रखें कि 7, -2 और 5, 1 और 3, k, इसे ऊपर में लिख करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसे इंडिकेट कर लें, लिख लें। इसके बाद यहाँ पर आप मान को बैठाएं 1/2, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, y2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ माइनस है, y3 का वैल्यू k दिया हुआ है, प्लस x2 का वैल्यू दिया हुआ है 5, y3 का वैल्यू k दिया हुआ है, माइनस y1 का वैल्यू -2 है, तो यह माइनस यहाँ भी है और -2 है, इसलिए +2 हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद x3 का वैल्यू दिया हुआ है +3, y1 का वैल्यू दिया हुआ है -2, यहाँ माइनस है हमने माइनस दे दिया, y2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। प्रश्न से ही है क्योंकि बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यहाँ 1/2 हो गया, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 × 1 7 -7 × k 7k। क्लियर। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × k 5k और 5 × 2 10। यहाँ पर आपका -3 और -1 सॉरी -2 -1 -3 और -3 × 3 -9 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 1/2 हो गया, और यहाँ पर देखिए 7 और 10 17 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बच जाएगा -2k बचेगा, -2k बचेगा, और यहाँ पर आपका 9 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप -9 लिख दीजिए, अब बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर 2 भागम है तो गुना में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 17 में से -9 घटा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर -2k लिख दीजिए, और यहाँ घटाइएगा तो बचेगा +8 बचेगा, अब बराबर 0। ये इधर गुना हो गया 0 हो गया, तब माइनस, और यहाँ लिख देते हैं -2k बराबर, इस तरफ गया बराबर के तो -8 हो गया, माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 8/2, अतः k इज इक्वल टू 4 आंसर। k का मान 4 आ गया। तो कुछ क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिख देते हैं, जितने सारे क्वेश्चन लिखा जाएगा, आप अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे वीडियो देख लीजिएगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देते हैं। वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या इस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले पूरे वीडियो को देखते जाएं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। और याद रखिएगा हमेशा आप लोग कि जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब कैसे देना है, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व किए 5 नंबर, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और 5 और आंसर में 5 करके आंसर में जो भी आपका आंसर आएगा आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कॉपी में।
वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वीडियो रोक करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। यदि आप सारा वीडियो आप देख चुके हैं तो आपके पास 12 क्वेश्चन दिया गया है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें।